जय हिंद बच्चों। स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर गोलीय दर्पण के लिए वस्तु तथा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए किरण आरेख खींचना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं कि वस्तु कहाँ पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसे बनेगा। तो बच्चों ऐसा है कि आपको पता है कि अवतल दर्पण इस तरह का होगा। और ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया। इस प्रधान अक्ष पर कई बिंदु होंगे। सबसे पहले तो यहाँ ये दर्पण का ध्रुव होगा P। इसके बाद यहाँ पर इस गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र हो गया और बीच में कहीं फोकस भी होगा, है ना। और बहुत दूरी पर अनंत भी होगी, बहुत दूरी पर अनंत होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अनंत रखा गया है। तो अवतल दर्पण में किरण आरेख को तैयार करने के लिए 6 स्थिति संभव होगी। एक स्थिति और 7वां स्थिति भी होती है, लेकिन उस समय ध्रुव पर रखने पर किरण आरेख को खींचा नहीं जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन स्थिति संभव है। पहला, जब अनंत पर होगा। दूसरा स्थिति, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तीसरा स्थिति, जब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखी जाए। चौथा स्थिति, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। और 5वां स्थिति में जब वस्तु को फोकस पर ही रखा जाएगा। और छठा स्थिति में फोकस और ध्रुव के बीच में ये रखा जाएगा। तो इस 6 स्थिति के लिए ही प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचा जा सकता है। 7वां स्थिति में जब ध्रुव पर ही वस्तु को रखेंगे तब ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव पर ही काल्पनिक रूप से बनेगी, लेकिन उसका किरण आरेख खींचना संभव नहीं होगा। तो बच्चों अब एक एक करके हम लोग समझेंगे प्रत्येक स्थितियों के लिए किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जा सकता है। तो आइए आप भी कलम कॉपी ले लीजिए और किरण आरेख खींचना शुरू कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खींचते हैं बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस F या फोकस तल, फोकस पर भी बन सकता है, फोकस तल पर भी बन सकता है। फोकस तल पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से काफ़ी छोटा, यहाँ तक कि बिंदु मात्र का भी बन सकता है। तो बच्चों ये स्थिति तो लिख दिया है, लेकिन किरण आरेख कैसे खींचेंगे आइए हम लोग समझते हैं, देखते हैं।
तो इसमें दो तरीका का किरण आरेख आपको खींच के बतलाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण को ले लिया गया है और ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया बच्चों, और ये वक्रता केंद्र हो गई, ये आपका फोकस हो गया। अब यदि प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है तो देखिए प्रधान अक्ष के समांतर ले सकते हैं इसे इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3 किरण हो गई जो अनंत से आ रही है। अनंत से आने वाली जो प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली प्रकाश की किरण है, आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में भी कि ये दर्पण पर लंब होती है, इसलिए उसी दिशा में परावर्तित होकर वापस चली आएगी। दूसरे किरण के लिए आपतन बिंदु ये है, इस आपतन बिंदु पर आप वक्रता केंद्र से लंब को डाल सकते हैं। अब ये देखिए लंब के साथ बनने वाला ये कोण आपतन कोण हो गया और इतना ही कोण बनाते हुए ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो इस प्रकार से खींच पाएंगे हम लोग। फिर देखिए नीचे वाले किरण के लिए ये आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ से देखिए ये गौण अक्ष के रूप में अभिलंब डाला, तो ये आपतन कोण हो गया इस किरण के लिए। इतना ही कोण बनाता हुआ ये क्या होगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगी ये किरण, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब तो यहाँ पर वास्तविक बन गया है, लेकिन कहाँ बना है, फोकस पर बना है। तो यहाँ पर लिखा गया ये प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, लेकिन वास्तविक तो बना है, लेकिन उल्टा बना कि नहीं ये इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो दिखाई भी पड़े इसके लिए अब दूसरे तरीका का चित्र बनाएंगे। तो ये इसको मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, फिर यहाँ पर वक्रता केंद्र ले लेते हैं, ये वाला फोकस हो गया। अब क्या करना है, प्रकाश की किरण को थोड़ा सा तिरछा रूप से आपतित कराना है। थोड़ा तिरछा आपतित कराइए, ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। और इसी के समांतर एक और किरण को लेके आइए इस प्रकार से। तो देखिए इसका आपतन बिंदु ये हो गया, यहाँ पर कोण क्या बनेगा, आई, ठीक ना। और इतना ही कोण बनाता हुआ ये परावर्तित भी हो जाएगा, तो आई बराबर आर का नियम हो गया, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए दूसरे किरण के लिए फिर आपतन बिंदु ये हो गई ये वाला। अब यहाँ पर गौण अक्ष के रूप में अभिलंब खींच देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपतन कोण आई, इतना ही कोण बनाता हुआ ये क्या होगा, परावर्तित भी हो जाएगी, ये आर। तो इस प्रकार आई बराबर आर के नियम से आप देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब बन गया है। लेकिन ये फोकस पर तो नहीं बना है, लेकिन फोकस तल पर, फोकस तल बताया जा चुका था आपको पहले ही, तो फोकस तल पर यह प्रतिबिंब बना है, ठीक ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तित होने के बाद फोकस तल पर एक दूसरे को काट रही है, अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा वस्तु से काफ़ी छोटा बन रहा है। तो इस प्रकार बच्चों आपने इसको सीख लिया है कि कैसे बनाएंगे किरण आरेख। सदा याद रखिएगा आई बराबर आर के नियम से ही ये किरण आरेख को खींचना है, ठीक ना, ऐसे ही खींचना है। अब इसके बाद दूसरा स्थिति आएगा जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग रखेंगे। तो आइए अब उसको भी सीखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। आइए दूसरी स्थिति को भी देखते हैं हम लोग। दूसरा स्थिति में
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब C तथा C मतलब वक्रता केंद्र तथा फोकस F के बीच कैसा कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो लिख ही दिया यहाँ पर, छोटा बनता है ऐसा लिखेंगे या बनेगा, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब को कैसे खींचते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये खींच दिया ये प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव और यहाँ पर हो गई वक्रता केंद्र और बीच में कहीं फोकस होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत दूरी पर अनंत होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वास्तविक वस्तु को ले लिया गया है। अब यहाँ से प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली जो किरण होगी, अभी अभी देखा कि प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली किरण जो है वो फोकस से गुजरती है। तो अब तो याद हो गया है, इसलिए बार बार लम्ब डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या किया, फोकस से होकर हम लोगों ने गुजार लिया है, ठीक ना। अब दूसरे किरण के लिए या तो आप C से ले सकते हैं या P से भी ले सकते हैं। P से भी लीजिएगा तो I बराबर R के नियम से काटेगा। तो C थोड़ा आसान दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है यहाँ गौण अक्ष के रूप में ये किरण को लिया है। आपको पता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण गौण अक्ष वाली किरण कहलाएगी और उसी दिशा में क्या होगा, वापस भी लौट जाएगी और दोनों किरण जहाँ पर काटेगी वही उसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश ये B डैश बन जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका वस्तु और ये वाला हो गया जो यहाँ पर दिख रहा है वो हो गया प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे, ठीक ना। वैसे तो आप चाहते तो P बिंदु पर भी ले जा सकते थे किरण को और I बराबर R के नियम से आप खींचते तो हो जाता, लेकिन दो से ज़्यादा किरणों को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जो है चित्र गंदा हो जाता है। ले सकते हैं लेकिन चित्र क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों दो स्थितियों को हमने बता दिया है। तीसरा स्थिति सोचिए कि क्या हो सकता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो आइए देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो क्या होगी। तो इसको हटा देते हैं। तो तीसरा नंबर स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के आकार के बराबर वक्रता केंद्र C पर ही
बनता है या बनेगा, जो भी लिखना है। अब आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से ये अवतल दर्पण बन चुका है और ये रहा इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव। यहाँ पर इसका सेंटर बना देते हैं, ये सी हो गया बच्चों, और ये हो गया इसका फोकस, ठीक ना। अब वस्तु को कहाँ रखना है, तो वक्रता केंद्र पर ही रख देना है। ये वस्तु हो गया ए बी, तो यहाँ ए और बी नाम दे देते हैं, बी और सी एक ही बिंदु हो गई है। ए से प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली जो भी किरण होगा, हमको पता हो गया है कि ये जब भी होगा तो फोकस से होके गुजरेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से गुजारना है बच्चों, है ना। तो ये मान लेते हैं कि फोकस यहाँ है, तो इसे गुजार लेते हैं। दूसरी किरण क्या होगी कि फोकस से ही जाएगी, इस प्रकार से फोकस से जाएगी, ठीक। फोकस एफ का नाम ये दे देते हैं और यहाँ से परावर्तित होगी। तब बच्चों यहाँ से परावर्तित होगी कैसे, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर गौण अक्ष खींच दीजिए, तो ये किरण आई हो गया, ये कोण आई हो गया, और इतना ही कोण बनाता हुआ ये परावर्तित होने के बाद क्या होगा, ये काट देगा, ये आई बराबर आर के नियम से काट देगा। और बच्चों ये आपका जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। थोड़ा ठीक से खींचिएगा, ये रहा। थोड़ा स्केल से खींचिएगा आप तो सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब यहाँ पर बन चुका है ना। तो इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे बनाया, तो ये था वस्तु, यहाँ से एक किरण को इधर लिया प्रधान अक्ष के समांतर, जो परावर्तित होकर फोकस से गया, और दूसरा किरण जो है यहाँ पर फोकस से गुजरा, लेकिन ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। तो प्रधान अक्ष के समांतर किरण फोकस से गुजरती है, अब फोकस से गुजरने वाला किरण प्रधान अक्ष से होकर प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं आप किरण आरेख खींच पाएंगे। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर होगा, और दोनों की साइज जो है वो बिल्कुल भी बराबर होगा। तो स्केल से खींचिएगा तो साफ साफ चित्र बनेगा। अब आइए अगला जो स्थिति है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अगला स्थिति कहाँ पर होगी बच्चों, तो वक्रता केंद्र के बाद ये फोकस, तो इसका मतलब सी और एफ के बीच में इस बार रखेंगे वस्तु को। तो आइए देखते हैं अगला स्थिति। तो अगला स्थिति चौथी स्थिति हो गई है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच स्थित हो, तो जो प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है, ऐसा लिखेंगे। तो आइए किरण आरेख खींच के देखते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण, और इसका हो गया ये प्रधान अक्ष,
ये ध्रुव हो गया बच्चों, और इसको ये सेंटर हो गया, यहाँ पर ये फोकस हो गया। अब वस्तु को यहीं पर रखना है बच्चों, यहाँ पर। अब वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे, ठीक ना, और प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण लेंगे वो फोकस से होकर क्या होगी, ये गुजर जाएगी, ये आगे गुजरती ही चली जाएगी इस प्रकार से, ठीक। और दूसरे किरण को कहाँ से लेना है, ये गौण अक्ष से, सी से जाने वाली, ये इस प्रकार से लेना है बच्चों, ठीक ना। तो ये गौण अक्ष से किरण जाएगी, ये स्केल से खींचिएगा तो गौण अक्ष से जाने वाली किरण उसी दिशा में परावर्तित होकर वापस लौटेगी, और लौटने वाली जो किरण होगी बच्चों आगे चल के पहले वाली किरण को क्या करेगा, वो काट देगा, और इसके बाद देखिए ये प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि कहाँ पर प्रतिबिंब बना है और कैसा बना है। तो देखिए जैसा ऐसा लिखा हुआ है, मिला के देख सकते हैं। कहाँ पर वस्तु को रखा है, सी और एफ के बीच में, ठीक ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बन रहा है, तो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक तो बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, वस्तु से लेकिन बड़ा बन रहा है। कहाँ कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में। तो इस प्रकार से किरण आरेख को हम लोग खींचेंगे बच्चों, ठीक ना। अब अगला स्थिति को हम लोग देखते हैं कि वो स्थिति क्या है। तो अभी देखिए यहाँ सी और एफ के बीच में रखा है, तो अभी फोकस पे ही रखना है, ठीक ना। तो आइए अगले स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो 4 स्थिति हो गया है बच्चों। अब स्थिति नंबर 5, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एफ पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से काफी बड़ा अनंत पर बनता है। बच्चों अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और फोकस पर हो तो अनंत पर बनता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग प्रतिबिंब को। तो ये बच्चों अवतल दर्पण हो गया है। अब इसका प्रधान अक्ष ये खींच लिया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गई, और इसकी आधी दूरी पर फोकस भी ले लेंगे, और फोकस पर यहाँ वस्तु को ये रख भी देते हैं। वस्तु का नाम ए बी दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक किरण जो प्रधान अक्ष के सीध में लिया है, यहाँ से ये फोकस से होता हुआ ये अनंत की ओर जाएगी बच्चों। ये किरण स्केल से खींचिएगा, इसको सीधा जाएगी। दूसरा किरण जो है गौण अक्ष के सीध में लेके चलिएगा, यहाँ पर इसे गौण अक्ष के सीध में लेके जाएंगे, लेकिन गौण अक्ष से जाने वाली किरण उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी बच्चों। और ये किरण देखिए अनंत की ओर अग्रसर हो गई है, ये अनंत पर जाके ये मिलेगी। तो इस प्रकार अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने देख लिया, इसे भी हम लोग कैसे बनाते हैं। अब इसकी अगली स्थिति 6 नंबर को लेके चलते हैं। 6 नंबर में अब कहाँ ले जाएंगे, 6 नंबर स्थिति इम्पोर्टेंट हुआ करता था मैट्रिक के लिए। यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। तो आइए देखते हैं उस स्थिति को।
तो छठा स्थिति है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत ही होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये बना लिया है अवतल दर्पण को और ये बना लिया इसका प्रधान अक्ष। अब यहाँ ध्रुव हो गया और इसका सेंटर होगा कहीं, वो भी ले लेते हैं, और इसका फोकस बीच में कहीं होगा। अब इसी दोनों बिंदु के बीच में बच्चों यहाँ पर हम लोग को वस्तु को रखना है। तो वस्तु का कुछ नाम दे दिया ए बी। ठीक है, कैसे खींचते हैं? कम से कम 2 किरण तो लेना ही होगा। एक किरण जो प्रधान अक्ष के सीध में लेंगे, ये फोकस से होता हुआ बच्चों क्या होगा, ये गुजर जाएगी। ठीक ना, ये रहा। तो देखिए फोकस से गुजर गया है, स्केल से खींचिएगा तो एकदम सीधे गुजरेगी। अब दूसरा देखिए, गौण अक्ष से ये किरण को ले जाएंगे बच्चों, लेकिन उस दिशा में जाने वाली किरण फिर उसी दिशा में वापस आएगी, और वापस आएगी तो ये कभी मिलने वाली तो है नहीं। तो यदि इधर से देखा जाए बच्चों, तो आँख को बीमारी है सीधा देखने का, वो हमेशा सीधी रेखा में देखेगा, और जब भी देखेगा ना तो इसको, ये दोनों किरणों को आपस में मिलता हुआ देखेगा, और उसे लगेगा कि कहीं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ए डैश बी डैश ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया है। तो देखिए हमने कहा था ना कि फोकस और ध्रुव के बीच में यदि आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा, काल्पनिक भी है, वस्तु से बड़ा भी है, और कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। ठीक ना। तो बच्चों इतना ही किरण आरेख को खींचा जा सकता है। 7वां को केवल लिख देंगे यहाँ पर। तो आइए केवल लिख देते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर, ध्रुव मतलब P, ध्रुव P पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा काल्पनिक तथा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक ना, ऐसा बनेगा बच्चों। तो 7वां में तो सीधे सट जाएगा ना दर्पण में, तो किरण आरेख खींचना तो संभव होगा नहीं। तो बच्चों इतना ही है अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियाँ ये है। तो आपने सीख लिया है बच्चों कि जैसे देखिए ये रहा वस्तु की स्थिति और ये रहा प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपने 7 स्थितियों को देखा
पहला नंबर, जब वस्तु की स्थिति कहाँ थी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर, ठीक ना। और वास्तविक बना, उल्टा बना। यहाँ दूसरा नंबर में आपने देखा कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच था, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना था, ऐसा था, इसी यही रेंज में बना था। तीसरा नंबर सी पर हो तो सी पर ही बना था। चौथा नंबर में आपने देखा था कि यदि सी और एफ के बीच में हो तो यहाँ सी और अनंत के बीच में बन गया था। पांचवा स्थिति में देखा था कि यदि फोकस पर हो तो कहाँ बन गया था, अनंत पर। और छठा स्थिति में आपने देखा था कि यदि एफ और पी के बीच में हो तो कहाँ बना था, देखिए एफ और पी के बीच में कहाँ बना है, अनंत अथी पीछे में बन गया है। तो एफ और पी के बीच में यदि रहता है तो यहाँ पर दर्पण के पीछे बन गया था। और सातवां जो स्थिति थी बच्चों, जिसमें कहाँ पर रखा था, पी पर, तो कहाँ बन गया, पी माने ध्रुव पर ही बन गया। फिर से देख लीजिए, अनंत पर वस्तु हो तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है, और वक्रता केंद्र के पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक ना। तो इसमें जो है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो है ये अनंत वाली, ये सब वास्तविक बना है, और ये वाली जो दो स्थिति है इसमें कैसा बना है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। ये नीचे वाली दो स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब ये बना है। तो यही है बच्चों, अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने का यही जो है ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से खींचते हैं। अब अवतल दर्पण के बाद जो है अब उत्तल दर्पण की स्थिति है, तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों को, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें उत्तल दर्पण में मैक्सिमम 3 स्थिति होगी, जिसमें 2 स्थिति के लिए ही हम लोग किरण आरेख खींच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कब और कैसे खींच सकते हैं। तो पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर, फोकस एफ पर काल्पनिक, तो काल्पनिक होगा तो सीधा तो होगा ही, काल्पनिक सीधा वस्तु से काफी छोटा, यहाँ तक कि बिंदु मात्र का बनता हुआ प्रतीत होता है। तो आइए इसका किरण आरेख खींचते हैं बच्चों। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब आइए इसका खींच लेते हैं प्रधान अक्ष। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया बच्चों, और इसका कहीं पर सेंटर तो होगा ही होगा, और ये ध्रुव हो गया, और कहीं बीच में ये फोकस भी होगी, ठीक ना। अब अनंत से आने वाले प्रकाश की जो समांतर किरण होगा, क्योंकि वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरण तो समांतर ही होगी ना, तो इस प्रकार से समांतर ले लीजिएगा और बराबर ले लीजिए तो और भी अच्छा लगेगा, इस प्रकार से, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाले प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से ही वापस लौट जाएगी परावर्तित होके,
और ये देखिए एक ऊपर वाला किरण है, एक नीचे वाला लिया है। तो ऊपर वाला किरण के लिए आपतन बिंदु हो गया, जो यहाँ से क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे और गौण अक्ष हो जाएगा ये, और ये कोण क्या हो जाएगा आई, और इतना ही कोण बनाती हुई ये क्या होगी बच्चों, ये फोकस पर मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तो इस प्रकार ये I बराबर R के नियम से देख रहे हैं आप कि ये इधर से जाने वाली किरण आपतन बिंदु से परावर्तित हो गई है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रधान अक्ष को फोकस पर काटते हुए प्रतीत होगी। तो ये प्रोसेस तो हम लोगों ने सीख लिया है। फिर इसी प्रकार से यहाँ से भी आप क्या कीजिएगा, गौण अक्ष के रूप में लंब डालिएगा तो ये I हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये डाला, ये डाला, ये डाला, और इस प्रकार से ये देखिए लंब हो गया। यहाँ पर सीधा कीजिए तो इस प्रकार से स्केल से नापिएगा, बनाइएगा तो एकदम सीधा होगा। इस प्रकार से फिर यहाँ से परावर्तित होके फिर ये किरण फोकस पर ही जाएगी, और ये देखिए परावर्तित हो गया किरण I बराबर R के नियम से, ठीक ना। तो ये वाले को ज़्यादातर किताबों में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि I बराबर R के नियम से ही परावर्तन होती है। तो साफ सुथरा चित्र बनाने के लिए आप केवल ये दिखा सकते हैं कि समांतर किरण परावर्तित होती है तो ये फोकस पर ही मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि अंतिम प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बन गया है, फोकस पर। कैसा बना है, काल्पनिक बना है। अब सीधा है कि उल्टा है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब चूँकि सीधा ही होता है इसलिए इसको बिंदु मात्र यहाँ पर प्रतिबिंब को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रथम स्थिति हो गई। अब आइए दूसरे स्थिति के लिए हम लोग इधर खींचते हैं किरण आरेख को। दूसरा स्थिति में आप अनंत और ये दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब का स्थिति बदलने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच कहीं भी स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच बनेगा या बनता हुआ प्रतीत होगा। तो आइए बच्चों इसको किरण आरेख को खींचते हैं। अब ये रहा इसका उत्तल दर्पण, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक ना। कॉपी में अपने चाप से बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। अब ये रहा इसका प्रधान अक्ष। अब अंदाज में हम यहाँ बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र हो गया और ये इसका ध्रुव हो गया, ठीक ना। बीच में कहीं फोकस तो होगा ही दोनों के बीच में बच्चों। अब कहीं भी हमने कहा कि वस्तु को रखिए अनंत और ध्रुव के बीच में, मान लीजिए वस्तु को यहाँ पर ही रख लेते हैं तो ये हो गया वस्तु ए बी। यहाँ से प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली जो किरण है ना। अब यहाँ पर देखिए आपतन बिंदु हो गया है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सी से अभिलंब डालिएगा और इस प्रकार से ये कोण आई हो गई। इतना ही कोण से ये किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, जो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार से इसी दिशा में ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो I बराबर R के नियम से हो जाएगा परावर्तित। दूसरा किरण जो यहाँ से लेंगे एकदम गौण अक्ष को लेंगे, मतलब ये जो सेंटर है C का निशाना ले लेंगे। ये रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ये, ठीक ना।
ये सी। तो इसी का निशाना लेना, लेकिन ये किरण वास्तविक नहीं होगा बच्चों, ये काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये गौनस के सीध में जाने वाली किरण पुनः उसी दिशा में क्या होगी, वापस लौटेगी, और ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों बन गया है ए डैश बी डैश। देखिए वस्तु के सापेक्ष सीधा बना, काल्पनिक बना, वस्तु से छोटा बना, और कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच में बना। तो बच्चों यही स्थिति दूसरा होता है, इसी प्रकार से हम लोग खींच पाएंगे। और तीसरी स्थिति के बारे में केवल लिखना है। तो तीसरा स्थिति जब वस्तु कहाँ पर रखिएगा, यहाँ ध्रुव पर, तो जब यहाँ पर रख दीजिएगा तो सट गया दर्पण में, तो किरण आरेख नहीं खींच पाइएगा। तो केवल लिख देना है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव P पर स्थित हो, ठीक ना, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा काल्पनिक तथा वस्तु के आकार के बराबर दर्पण के ध्रुव P पर ही बनेगा, ठीक ना, या बनता हुआ प्रतीत होगा। तो बच्चों यही तीन स्थिति है उत्तल दर्पण में, ठीक ना। तो सभी दर्पणों का हम लोगों ने किरण आरेख खींचना सीख लिया है, लेकिन याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में बनेगा, ठीक ना, और काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पण में बन सकता है, समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी एक स्थिति में बनेगा, और उत्तल में तो हर एक स्थिति में बनेगा, ठीक ना। तो इस स्थिति का उपयोग जो है साइड मिरर में किया जाता है, इसका उपयोग, क्योंकि जैसे जैसे ये वस्तु नज़दीक आएगी प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाता है। आपने साइड मिरर में भी देखा होगा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो मोटर गाड़ियों के साइड मिरर में होता है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो सोलर कुकर में होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार का ये उपयोग भी याद रखिएगा। और समतल दर्पण का तो रोज़ उपयोग करते हैं हम लोग चेहरा देखने के लिए। ऐसे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले जो सैलून होता है उसमें भी उपयोग होता है, ठीक ना, उसमें बाल दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखता है। तो आशा है बच्चों हर एक स्थितियों को आपने ध्यान से देखा होगा और सीख भी लिया होगा, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो किरण आरेख खींचना आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज इतना ही, आपका धन्यवाद।